बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो स्कोप ऑफ फंक्शन का टॉपिक था, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस, कि हमने अपने फंक्शंस को पैरामीटर्स किस तरह से पास करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस की जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी थी, जितनी भी एग्जांपल्स हमने की थी, उनमें से किसी भी एग्जांपल में हमने कोई पैरामीटर जो हो फंक्शन को पास नहीं किए थे। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि हमने जो फंक्शंस की एग्जांपल्स पढ़ी थी वो बिल्कुल जो वो एम्प्टी पैरामीटर्स के साथ जो हमने की थी, वो ऐसे फंक्शंस थे जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी और वो किसी भी किस्म के कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहे थे, और सिंपली वो अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी जो वो परफॉर्म करते थे और वो एग्जिट हो जाते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन का टॉपिक है, कि हमने अपने फंक्शंस को पैरामीटर्स किस तरह से पास करने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पैरामीटर्स होते क्या हैं। पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। पैरामीटर बेसिकली वैल्यूज होती हैं जो कि हम अपने फंक्शन को पास करते हैं। पास कब की जाती हैं? जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन की कॉल के दौरान जो वैल्यूज उस फंक्शन को पास की जाती हैं उसको पैरामीटर पासिंग का नाम दिया जाता है। और जो पैरामीटर्स होते हैं ये पैरेंथेसिस में जो लिखे जाते हैं। अगर आपको याद हो तो जो पिछले हमने फंक्शन की एग्जांपल्स पढ़ी थी वो इन पैरेंथेसिस में हम कुछ भी नहीं थे लिखते हैं, हम सिंपली क्या लिखते थे, वर्ड लिखते थे, या हम इसको एम्प्टी छोड़ देते थे। लेकिन जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो इन पैरेंथेसिस में हम उसको वैल्यूज देते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉल के दौरान हमने पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो यहां पर ये जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहां पर हम उसको वैल्यूज पास कर देते हैं, और वो जो वैल्यूज हैं उन्हीं को पैरामीटर का नाम कहा जाता है, और ये इन पैरेंथेसिस में जो ये पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। अगर तो कोई पैरामीटर आपने पास करना है अपने फंक्शन को तो आप वो वैल्यू वहां पर लिखेंगे, या आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे जिस वेरिएबल के अंदर एक्चुअली आपकी वो वैल्यू है। और अगर कोई पैरामीटर आपने पास नहीं करना तो आप सिंपली जो है उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, या वहां पर वॉइड भी लिख सकते हैं। एक से ज्यादा पैरामीटर होने की सूरत में आप कॉमास की सेपरेशन के साथ एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी उसको जो पास कर सकते हैं। सो यही चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। वेरिएबल्स भी जो हो आप इसको पास कर सकते हैं, आप कोई कांस्टेंट वैल्यू भी जो हो अपने फंक्शन को पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो पैरामीटर पासिंग है उसमें आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है, और उसकी जो टाइप है पैरामीटर्स की वो आपने ख्याल रखना है कि अगर पहले इंटीजर टाइप का पैरामीटर कहा गया तो आपने इंटीजर टाइप का पैरामीटर ही पास करना है, इंटीजर वैल्यू ही आपने उसको पहले पास करनी है। दूसरे नंबर पे अगर करैक्टर टाइप कहा गया तो दूसरे नंबर पर ही करैक्टर टाइप वैल्यू होनी चाहिए, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। मैंने गालिबन आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा जो ये समझाया था कि जब हम पैरामीटर्स पास करते हैं तो जिस सीक्वेंस के साथ हम पैरामीटर की टाइप्स मेंशन कर देते हैं अपने फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर और डेफिनेशन के अंदर, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसी सीक्वेंस के साथ आपने वो वैल्यूज भी उसको पास करनी होती हैं। तो बेसिकली ये जो पैरामीटर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है और दूसरे को फॉर्मल पैरामीटर का नाम दिया जाता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं एमसीक्यूज के हवाले से कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम फंक्शन कॉल में पास करते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड
एक्चुअल पैरामीटर्स। और ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, ये जो हम फंक्शन की डेक्लेरेशन में या फंक्शन की प्रोटोटाइप में जो हम यूज करते हैं वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ फंक्शन डेफिनेशन में समझ लें, उसमें जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो पास बाय वैल्यू का है। पास बाय वैल्यू क्या है? वो कहता है कि पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन विच द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स, कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कॉपी कर दी जाती है किसमें? फॉर्मल पैरामीटर्स में, जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको पास बाय वैल्यू का नाम दिया जाता है। यानी वो मैकेनिज्म जिसमें एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज कॉपी कर दी जाती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, पैरामीटर पासिंग के इस मैकेनिज्म को पास बाय वैल्यू का नाम दिया जाता है। इफ अ फंक्शन मेक एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर, अगर फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कोई चेंज हो तो उसका कोई इफेक्ट जो हो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स पर नहीं पड़ता। आप इस एग्जांपल को देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया void show int का। ये देखें, ये int जो है ये एक पैरामीटर का जो वो आपको साइन दे रहा है कि शो के नाम का एक फंक्शन है जो कि आपसे एक इंटीजर टाइप पैरामीटर लेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन में जस्ट हम अपने पैरामीटर्स की टाइप मेंशन करते हैं। अगर आप इसके साथ अपने वेरिएबल को भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई गलत नहीं होगा। बहरहाल ये एक फंक्शन है शो का जो कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू जो वो हमसे डिमांड करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। देखें, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते हुए हमें यहां पर अपने वेरिएबल का नाम मेंशन करना पड़ता है। बेसिकली यही जो आपके वेरिएबल का नाम है ये क्या कहलाता है? फॉर्मल पैरामीटर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फंक्शन की डिक्लेरेशन में या फंक्शन की डेफिनेशन में जो हम पैरामीटर्स लिखते हैं, यानी जो वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, उनको फॉर्मल पैरामीटर का नाम दिया जाता है। तो ये जो नम इंटीजर नम जो लिखा हुआ है, ये नम बेसिकली क्या है? ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो पास बाय वैल्यू में क्या होना है कि ये नम की वैल्यू जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, तो इसकी वैल्यू इस वेरिएबल को पास कर दी जाती है, या आप यूं समझ लें कि इसकी वैल्यू इस वेरिएबल की लोकेशन पे कॉपी कर दी जाती है। बेसिकली जब हमने ये नम लिखा, इंट नम लिखा, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर इंटीजर नम के नाम से एक जो वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपको पता है ये। और जब मेन फंक्शन के अंदर हमने यहां पर इंटीजर n लिखा तो भी रैम के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जाता है इंटीजर टाइप का, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होता है? n होता है। अब हमने क्या किया है कि हमने ये अपना फंक्शन कॉल किया यहां पर। ये देखिए, ये शो के नाम का जो हमारा फंक्शन था, हमने वो फंक्शन कॉल किया यहां पर। और मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि हमने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इस फंक्शन को पास करनी है। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि हम इस फंक्शन को कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर शो 7 भी लिख सकता हूं। तो 7 बेसिकली क्या होगा कि ये जो 7 है ये यहां पर जो वो इसको पास कर दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि आप यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं या आप यहां पर कोई वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। सो वो कहता है कि जो हमारा एक्चुअल वेरिएबल है, जो एक्चुअल पैरामीटर है, उसकी वैल्यू जो वो किस में पास कर दी जाती है? जो फॉर्मल पैरामीटर होता है उसके अंदर पास कर दी जाती है या उसके अंदर कॉपी कर दी जाती है।
तो एक्चुअली ये जो दो मेमोरी लोकेशंस क्रिएट की गई हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर की और ये एक्चुअल पैरामीटर की, जब हम ये n इसको पास करते हैं तो n की वैल्यू कहां पर कॉपी कर दी जाती है, num को, तो num के अंदर भी वही वैल्यू स्टोर हो जाती जो कि n की वैल्यू होती। तो इसको कहा जाता है पास बाय वैल्यू, यानी पास बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स मेमोरी के अंदर अलग से क्रिएट किया जाता है, फॉर्मल पैरामीटर मेमोरी के अंदर अलग से सेपरेटली जो क्रिएट किया जाता है, और जब हम एक्चुअल पैरामीटर अपने फंक्शन को पास करते हैं तो वही वैल्यू एक्चुअली क्या की जाती है, वो फॉर्मल पैरामीटर को असाइन कर दी जाती है। तो दोनों की जो लोकेशन है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है। यही वजह है कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर लें अपने इस फंक्शन के अंदर, तो जो एक्चुअल पैरामीटर है उसकी वैल्यू जो वैसे की वैसी ही सेव रहेगी। यानी अगर मैं यहां पर num इक्वल टू 50 लिख दूं तो वो सिर्फ num की वैल्यू ही चेंज होनी है, n की वैल्यू जो वो 50 नहीं होनी, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग से मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर है। तो हमारे पास एक तो ये मैकेनिज्म है कि हम पास बाय वैल्यू को जो यूज कर लें, और दूसरा जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे, वो होगा पास बाय रेफरेंस। तो इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स पहले करेंगे, उसके बाद हम पास बाय रेफरेंस की तरफ मूव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली एग्जांपल है कि अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको हम दो पैरामीटर्स जो वो पास करेंगे, तो उसके लिए ये एक जो वो फंक्शन बनाया गया है। क्वेश्चन ये है कि इनपुट टू नंबर्स इन मेन फंक्शन, पास दीज नंबर्स टू अ फंक्शन, द फंक्शन डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। हमने मेन फंक्शन के अंदर दो नंबर्स इनपुट करने हैं और वो दो नंबर्स पास किए जाएंगे फंक्शन को। पास दीज नंबर्स टू अ फंक्शन, वो दोनों नंबर्स फंक्शन को पास कर दिए जाएं और वो फंक्शन आपको बताए कि उन दोनों नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, void मैक्स के नाम से हमने फंक्शन बनाया, चूंकि उसने कहा था कि दो नंबर्स आपने फंक्शन को पास करने हैं, लिहाजा यहां पर दो पैरामीटर्स ले लीजिए, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। आप यहां पर ये a और b को लिखना जरूरी नहीं है। जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन देते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया कि फंक्शन डिक्लेरेशन में आप पैरामीटर का नाम जो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, आप ना भी मेंशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर अगर void max int कामा int लिख लेते तो वो भी ठीक था। अगर आप यहां पर यहीं पर अगर आप पैरामीटर्स असाइन करना चाहते हैं तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल यहां पर ये बताया गया है कि ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो दो पैरामीटर्स दिए गए इनको क्या कहा जाता है, फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है। और ये देखें, ये नीचे जो फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन में बेसिकली क्या किया गया है कि इसमें भी वही दो फंक्शंस, वही दो वेरिएबल्स लिए गए a और b, और फिर यहां पर चेक किया गया कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो शो करवा दो कि मैक्सिमम नंबर इज a, एल्स शो करवा दो मैक्सिमम नंबर इज b। अब ये जो एक्चुअली हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है कि हमारा फंक्शन करेगा क्या। फंक्शन कॉल में आपको पता है कि हम एक्चुअल पैरामीटर्स उस फंक्शन को पास करते हैं, और इसी तरह से जो क्वेश्चन था उसमें भी ये कहा गया है कि हमने अपने फंक्शन को दो नंबर्स पास करने हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो देखिए, ये जो मेन फंक्शन लिखा गया है इसमें इंटीजर x और y दो वेरिएबल्स ले लिए गए, क्लियर स्क्रीन लगाई गई और उसके बाद कहा गया एंटर टू नंबर्स। दो नंबर्स इनपुट करने हैं, x और y के अंदर आपने वो नंबर्स इनपुट कर दिए और वही जो x और y थे वो हमने ये जो मैक्स का फंक्शन बनाया हमने ये वाला, इसको वही दो वेरिएबल्स हमने यानी दो एक्चुअल पैरामीटर्स हमने पास कर दिए। अब स्टूडेंट्स, एक्चुअली होना क्या है
कि ये जो x और y की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू a को असाइन हो जानी है और y की वैल्यू b को असाइन हो जानी है। यानी जब हमने यहां पर इंटीजर a और इंटीजर b लिया था तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर a और b के दो अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए गए थे। फिर जब हमने मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर x और y लिया तो x और y यानी ये दोनों वेरिएबल्स वो मेन मेमोरी के अंदर अलग अलग से क्रिएट कर दिए गए। जब हमने ये x और y अपने इस फंक्शन को पास कर दिए तो एक्चुअली ये x और y की वैल्यूज ये a और b को असाइन की जाती हैं। x और y की वैल्यूज जो वो वैसे की वैसे ही मेमोरी के अंदर रहती हैं, लेकिन यही वैल्यूज इन दो मेमोरी लोकेशंस पे a और b पे जाके स्टोर हो जाती हैं। और फिर a और b को जो वो फर्दर हमने कंपेयर कर लिया। याद रखें ये बात कि यहाँ पर ये जो आपके एक्चुअल और जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, अगर आप यहाँ पर इंटीजर x इंटीजर y लेना चाहते तो आप यहाँ भी ले सकते थे। वो x और y अलग हैं, ये वाले x और y अलग हैं। उन x और y जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो मेमोरी लोकेशन मेमोरी के अंदर कोई और हैं दो, और ये वाली जो x और y की जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर कोई और लोकेशंस हैं। ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। लिहाजा ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर यहां पर हमने इंटीजर a और इंटीजर b ले लिया और यहीं पर हम इंटीजर a और b भी ले लें, आप ले सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये दोनों a और ये दोनों b एक ही मेमोरी लोकेशन को शो कर रहे हैं। नहीं, ये चार आपके वेरिएबल्स होंगे और अलग-अलग ये मेमोरी के अंदर रहेंगे। आप आगे चल के स्कोप ऑफ वेरिएबल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस वेरिएबल का स्कोप क्या है और इस वेरिएबल का स्कोप क्या है। यानी इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और इस वेरिएबल को हम इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये ना समझे कि आप इन x और y को आप यहां पर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। वो x और y सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर रहने हैं और ये वाले जो a और b हैं ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर रहने। लिहाजा x और y की जो वैल्यूज हैं वो a को और y की वैल्यू b को असाइन कर दी जाती है और फिर यहां पर ये कंपेयर कर दिया जाता है। जब आपने इस फंक्शन को यहां पर कॉल किया तो कंट्रोल यहां से ट्रांसफर हो जाना है यहां पर, x और y की वैल्यूज a और b के अंदर स्टोर हो जाएंगी। यहां पर जाके कंपेयर किया जाएगा कि a की वैल्यू b से बड़ी है, अगर बड़ी है तो a की वैल्यू शो कर दी जाए, अदरवाइज b की वैल्यू शो कर दी जाए। तो ये बेसिकली हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स का पता चल गया होगा। मैं फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर दूं कि जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो फंक्शन डिक्लेरेशन में, फंक्शन प्रोटोटाइप में या फंक्शन डेफिनेशन में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। जबकि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल के अंदर जब हम पैरामीटर्स पास करते हैं तो उसको एक्चुअल पैरामीटर का नाम दिया जाता है। ये अगेन एक और जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है, उसने कहा कि आप एक नंबर जो है इनपुट करें मेन फंक्शन में और वो फंक्शन वो जो नंबर है वो फिर जो वो पास कर दिया जाए एक फंक्शन को और वो फंक्शन जो है वो आपको एक टेबल डिस्प्ले कर दे। तो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आप पहले भी लूप के चैप्टर में बना चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्किंग आपकी वही पिछली ही है, लेकिन सिर्फ आपने अब उसको फंक्शंस के अंदर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया void टेबल के नाम से और उसको हमने एक पैरामीटर पास करना है इंटीजर n, ये फॉर्मल पैरामीटर है। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर num का और यही जो num का वेरिएबल है यहाँ हम पहले जो इनपुट करेंगे एंटर नंबर, सी में जो num के अंदर हमने वैल्यू एंटर कर दी और वो ही जो नंबर था वो क्या किया वो हमने फंक्शन को पास कर दिया कि यूजर जो भी यहाँ पर इनपुट करेगा वो ही वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, टेबल को। तो बेसिकली num के अंदर आपने 3 लिखा तो ये जो 3 की वैल्यू है
वो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इसके अंदर जो आपका फॉर्मल पैरामीटर है, इसके अंदर ये कॉपी कर दी जाती है। तो n के अंदर भी क्या आ जाता है, 3 ही आ जाता है। उसके बाद आपने ये लूप लगाया है, और लूप लगाने के बाद आपने ये टेबल को राइट करने का एक लाइन का कोड लिखा है कि पहले n की वैल्यू जो प्रिंट आउट हो, वही जो आपने यहाँ पर इनपुट की थी। फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, फिर c की वैल्यू आ जाए 1 2 3 4, काउंटर वेरिएबल जो यहाँ पर लगा हुआ है इक्वल वैसे का वैसे आ जाए, और फिर n और c के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर शो करवा दिया जाए। तो आप जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो यहाँ से जो वो जंप करेगा, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू जो 1 to 10 तक रिपीट होगी, और रिपीट होने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन, तो कंट्रोल यहाँ से किधर चला जाएगा, गेट कैरेक्टर पे चला जाएगा, और उसके बाद जो फिर फर्दर जो हमारा प्रोग्राम है वो जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जहां जहां पर हम इस फंक्शन का नाम लिखते हैं मेन फंक्शन में, वहां वहां पर ये फंक्शन जो वो कॉल होता है। अगर हम ये फंक्शन डिफाइन कर दें और इसको अपने मेन फंक्शन के अंदर ना लिखें तो ये फंक्शन जो वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद मेन फंक्शन में आपने अपने फंक्शन को कहां पर कॉल करना है। ऐसा ना हो कि आप फंक्शन को डिफाइन तो कर दें लेकिन मेन फंक्शन के अंदर आपको ये भूल ही जाए कि आपने अपने फंक्शन को यहां पर कॉल भी करना था। अब ये देखें, मैंने यहां पर एक जो वो डिव के अंदर बनाया हुआ है प्रोग्राम, जो कि बेसिकली एक करैक्टर टाइप का जो हमसे पैरामीटर ले रहे हैं, वाइड शो करैक्टर। आपको लास्ट टाइम मैंने ये प्रोग्राम जो दिखाया था जिसमें हमने एक जो फंक्शन बनाया था जिसमें किसी भी किस्म का कोई पैरामीटर नहीं था। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल करवाई थी। आज के लेक्चर की जो एग्जांपल्स हैं उनमें ये मैंने एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है कि करैक्टर टाइप का जो पैरामीटर है वो ये शो के फंक्शन को हम पास करेंगे, और वही जो करैक्टर होगा वो करैक्टर जो वो 30 to 40 टाइम जो वो वहां पर प्रिंट कर दिया जाएगा। देखें यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में क्या फर्क है। यहाँ पर हमारे फंक्शन के अंदर कोई जो वो पैरामीटर नहीं था, हमने सिंपली फंक्शन का नाम लिखा था, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं था लिखा। यहाँ पर क्या किया, हमने एक करैक्टर टाइप वैल्यू उसको पास कर दी। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि आप यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं और आप किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल लेने की बजाय मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया है, मैंने ये कांस्टेंट वैल्यू उसको पास कर दी है इक्वल की, कि इक्वल का करैक्टर जो रिपीट करो। बेसिकली ये फंक्शन कर क्या रहा है, हमारे पास ये देखें ये फंक्शन की डेफिनेशन है करैक्टर सी, ये जो इक्वल का साइन है ये सी को जो वो स्टोर कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद मैंने एक लूप लगाया है कि 1 से लेकर 30 तक जो वो ये लूप एग्जीक्यूट हो, और सी आउट में क्या लिखा हुआ है कि ये जो सी की वैल्यू है वो जो प्रिंट आउट कर दो। सी के अंदर क्या है, अब ये सी के अंदर इक्वल है तो इसका मतलब है इक्वल 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 इक्वल, ये 30 टाइम जो इक्वल की लाइन जो मुझे वहां पर प्रिंट आउट हुई नजर आएगी। तो देखें अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये देखें ये जो 30 टाइम इक्वल का साइन जो प्रिंट आउट हुआ है वो बेसिकली इसी लूप की मदद से ये जो मैंने वर्किंग जो अपनी की है फंक्शन की वही हुआ है। उसके बाद दोबारा फंक्शन कॉल्ड सेकंड टाइम, ये देखें ये सेकंड टाइम आ गया, और उसके बाद दोबारा हमने इसको जो वो इक्वल का साइन जो वो पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन जो पास करने के बजाय मैं यहाँ पर जो वो स्टार का साइन जो वो उसको जो स्टार का लेटर जो है मैं इसको पास कर देता हूँ, तो देखिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा कि पहले इक्वल के साइन के साथ जो वो 30 टाइम जो वो इक्वल के जो सिंबल्स हैं वो मुझे नजर आएंगे, और उसके बाद फिर दूसरी दफा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर मुझे स्टार के सिंबल जो वो नजर आएंगे। ये देखें जो लेटर जो करैक्टर हम इसको पास करेंगे वही करैक्टर जो वो एक्चुअली इस सी को पास कर दिया जाता है, और फिर जो वो जो आउटपुट के अंदर वही वैल्यू जो है वो फिर वहां पर इस्तेमाल कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल थी कि आपने अगर डायरेक्ट वैल्यू देनी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू जो देनी है। दूसरी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल ये है कि आपने एक पैरामीटर नहीं बल्कि 2 पैरामीटर्स लेने हैं।
एक करेक्टर टाइप का पैरामीटर लेना है और दूसरा आपने इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेना है। करेक्टर जो है वो आपने उसको बताना है कि कौन सा करेक्टर जो वो प्रिंट आउट किया जाएगा, और दूसरा आपने बताना है कि वो कितनी दफा प्रिंट आउट किया जाएगा। तो मैंने यहां पर उसको बता दिया कि इक्वल का साइन जो वो प्रिंट आउट करना ये करेक्टर है और 30 टाइम करना। तो देखिए यहां पर एक्चुअली क्या होगा कि ये इक्वल जो वो सी को साइन हो जाएगा, ये 30 जो वो इस एन को साइन हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या हैं, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और ये दोनों फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। और फिर ये इक्वल की जो वैल्यू है सी के अंदर, उसी को यहाँ पर जो वो सी आउट के अंदर लिख दिया जाएगा, और एन की वैल्यू के अंदर जो वो 30 है एक्चुअली, तो 30 जो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आई लेस देन आर इक्वल टू 30 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 30 की बजाय 40 लिखना चाहते हैं तो देखें कि जो लास्ट लाइन हमें मिलनी है उसमें जो हमारे करेक्टर्स 40 हैं और इसके अंदर जो हमारे करेक्टर्स 30 हैं। ये देखें, ये जब पहला फंक्शन जो वो कॉल हुआ तो उसमें मैंने इक्वल को कॉल किया था, तो सी के अंदर जो इक्वल स्टोर हो गया, एन के अंदर 30 स्टोर हो गया, और 1 to 30 टाइम उसने सी की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिया। उसके बाद 30 टाइम जो प्रिंट आउट करने के बाद ये एंड लाइन कर देता है, और एंड लाइन के बाद ये यहाँ से एग्जिट होकर यहाँ पर दोबारा ये हमें लाइन नजर आ जाती है, फंक्शन कॉल सेकंड टाइम। उसके बाद दोबारा मैंने आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, और इस दफा मैंने इसको कौन सा लेटर पास किया है, ये जो माइनस का सिंबल होता है, जो सिंपल डैश का सिंबल होता है, वो मैंने पास किया, और यहां पर मैंने उसको 40 जो नंबर्स की जगह जो वो बता दी है। तो ये अब डैश जो सी के अंदर डैश स्टोर हो जाएगा और 40 जो एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो देखें ये 1 to लेस देन आर इक्वल टू 40 तक ये लूप चलेगा, और ये जो डैश का साइन है ये देखें ये 40 तक जो है ये लाइन लग गई। तो इस तरह से जो भी हम यहां पर हम अपने पैरामीटर्स का सीक्वेंस रखेंगे, उसी सीक्वेंस के साथ हमें यहां पर देना है। यहां पर देखें पहले करेक्टर रखा तो मैंने उसको करेक्टर पास किया, यहां पर मैंने इंट रखा तो मैंने यहां पर इंटीजर वैल्यूज को दी। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि इंटीजर आप पहले दे दें, अगर आपने यहां पर बाद में रखा है तो बाद में ही जो आपने पास करना है। ये हमारे फंक्शन का सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर को आपने फॉलो करना है। यहां पर जो पैरामीटर्स का सीक्वेंस है, जो उनके डेटा टाइप्स हैं, वो आपने जो यहां पर उसको फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में यही वाली एग्जांपल है जो पिछली एग्जांपल मैंने आपको यहां पर बताई है, लेकिन अब हम इनपुट लेंगे। यानी ये एग्जांपल में आपको पता चल गया कि आपने डायरेक्ट वैल्यू भी जो वो हम अपने फंक्शन को पास कर सकते हैं, और यहां पर हम क्या करेंगे, हम अपने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उन वेरिएबल्स के अंदर जो हम अपनी वैल्यूज इनपुट करेंगे, और वो वेरिएबल जो हम अपने फंक्शंस को पास कर देंगे, जैसी एग्जांपल आपने अपनी बुक पे पढ़ी थी। तो देखिए फंक्शन वही है, एक करेक्टर और एक इंटीजर जो वो पैरामीटर जो वो हमसे ले रहा है, और वो करेक्टर अब यूजर खुद से एंटर करेगा, जो वो एंटर करेगा वो जो वो रेपिटेशन होगी। तो ये देखें एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, नम जो हो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। यहां मैंने लिखा है एंटर एनी करेक्टर, कोई भी करेक्टर लिखते हैं, आप कोई अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी लेटर जो आप लिखेंगे वो रिपीट होगा। और फिर उसके बाद एंटर नंबर ऑफ रेपिटेशन, आपने यहां पर बतानी कितनी बार आप उसको रिपीट करना चाहते हैं। और यही ch और ये जो नम था, ये हमने जब यहां पर फंक्शन को कॉल किया उससे पहले मैंने ये एक हेडिंग लिखी है, फंक्शन कॉल्ड फर्स्ट टाइम। पहली दफा जब फंक्शन कॉल हुआ तो फिर उसको वो मैंने पास कर दिया। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो ch की वैल्यू होगी वो c के अंदर स्टोर हो जाएगी, ये जो num की वैल्यू होगी वो n के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर इसी तरह से लूप लगा है लेस देन आर इक्वल टू n तक जो वो वैल्यू, ये लूप जो वो एग्जीक्यूट होना है, और ये जो c के अंदर हमने करेक्टर एंटर किया होगा, यानी ch के अंदर जो हमने करेक्टर एंटर किया वही हमने फंक्शन को पास कर दिया, और वही करेक्टर जो आगे c को पास हो गया, तो वो करेक्टर जो हमें मिल जाएगा। इसमें दोबारा जो वो सेकंड टाइम जब फंक्शन कॉल हुआ तो मैंने इस इनपुट को नहीं लिखा, मैंने उसी इनपुट को जो वो दोबारा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। आप दोबारा जो वो इनपुट ले सकते हैं, और दोबारा जो हो उसको जो आप नंबर्स और जो नंबर ऑफ टाइम्स रेपिटेशन आप उसको देंगे वो फिर जो वो इसको पास हो जाएंगे, और उसके साथ जो फिर ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये देखें
मैं इसको जो वो रन करता हूँ और रन करने के बाद वो मेरे से सबसे पहले पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर जो वो आपने यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला जो कैरेक्टर है ये इसको जो वो मैंने रिपीट करना है, और फिर उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि नंबर ऑफ रेपिटेशन मैं बता देता हूँ 40 टाइम जो ये रिपीट हो। तो देखें ये 40 टाइम जो यहाँ पर रिपीट हो गया। अगर आप एक दफा इसको रिपीट करने के बाद यहां दोबारा इस इनपुट को लेना चाहते हैं तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ यहां से इन 4 लाइनों को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जब आप फंक्शन को यहां पर कॉल कर लें तो कॉल करने के बाद आपने दोबारा जो वो इन लाइनों को इनपुट को लिख देना है। तो अब देखें क्या होगा कि वो 2 दफा जो वो हमसे इनपुट लेगा। पहले मैंने उसको कहा कि ये वाला कैरेक्टर जो वो रिपीट करना, और मैंने उसको कहा कि ये 30 टाइम जो वो रिपीट करना है। तो देखें ये 30 टाइम रिपीट हो गया। उसके बाद सेकंड फंक्शन कॉल से पहले हमने क्या कहा, हमने अगेन इनपुट कर ली कि अब जो वो कौन सा लेटर, मैं कहता हूं ये वाला लेटर है, और उसके बाद मैं कहता हूं कि ये 40 टाइम जो रिपीट हो। तो देखें वही जो था वो 40 टाइम रिपीट हो गया। इसी तरह से अगेन आप इसको रिपीट कर सकते हैं। बेसिकली हम फंक्शन बनाते ही इसलिए हैं कि हमें बार बार ये कोड यहां पर ना लिखना पड़े। जस्ट फंक्शन का नाम लिखा, कंट्रोल यहां से जंप करता है, अपडेटेड वैल्यूज जो यहां पर आके असाइन हो जाती हैं और उनके साथ जो ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे मैंने सेज के अंदर पहले हैश लिखा था तो सी के अंदर हैश आ गया था, और नम के अंदर मैंने 30 लिखा था तो यहाँ पर एन के अंदर 30 आ गया था। तो 30 हैशेस जो मुझे यहाँ पर मिल गए थे। फिर दोबारा इनपुट हुई तो मैंने हैश की बजाय जो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर था मैंने वो जो वो लिखा कि ये लेटर जो वो लिखा जाए, और नम के अंदर मैंने 40 लिख दिया। तो 40 जो वो यहाँ पर एन के अंदर स्टोर हो गया, और सी के अंदर वही जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर था वो आ गया, और वो 40 टाइम जो वो रिपीट हो गया। तो बेसिकली जो फंक्शन जो होता है वो हम लिखते इसीलिए हैं कि हमें बार बार अपना कोड ना लिखना पड़े। हम जब अपने कोड का जो कोड रिपीट होना होता है हमारे मेन फंक्शन के अंदर, जब हम उसको फंक्शन के अंदर बंद कर लेते हैं तो हमें वो कोड लिखना नहीं पड़ता, हम बाय नेम अपने उस फंक्शन को इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो बुक पे जो वो अभी हमने पढ़ना है, कॉल बाय रेफरेंस का। यहां पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, उनको देख लें कि आपने इसको किस तरह से करना है। इस प्रोग्राम में कहा गया है कि वो कहता है इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स प्रीसेसर एंड सक्सेसर, कि जो प्रीसेसर और जो उसके सक्सेसर्स हैं, यानी जो नंबर आपने इनपुट किया उससे जो पिछला नंबर है और उस नंबर से जो अगला नंबर है वो जो डिस्प्ले कर दो। तो इसका मतलब है कि आपने नंबर तो फंक्शन को एक ही इनपुट करना है। तो वाइड वैल्यू इंट एक जो वो पैरामीटर लिया गया, और एक पैरामीटर लेने के बाद इस फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने लिखी है उसमें देखें क्या किया गया है कि हमने 2 जो वो वेरिएबल्स लिए p और n के नाम से। p के अंदर क्या किया गया है कि x-1 कर दो, और n के अंदर क्या किया गया है n+x+1 कर दो। यानी x की जो वैल्यू है हमने यहां पर इनपुट करनी है। देखें इंटीजर x जो वो हमने ले लिया और एंटर अ नंबर, और वही जो x की वैल्यू थी वो हमने यहां पर स्टोर कर दी। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है और जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है वो अगरचे यहां पर सेम है, लेकिन मेमोरी लोकेशन में ये 2 अलग-अलग से वेरिएबल्स हैं। मैंने आपको बताया कि ये आप सेम नाम के भी ले सकते हैं, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको सेम नेम जब वो कंफ्यूज करते हैं तो आप यहां कुछ और वेरिएबल ले लें और यहां पर कोई और वेरिएबल का नाम ले लें, तो आप फिर जो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्चुअली ये x की वैल्यू जो है वो मेमोरी के अंदर ये जो x क्रिएट किया गया है इसको असाइन कर दी जाती है, और वही जो वैल्यू है वो फिर यहां पर इस्तेमाल कर ली जाती है। ये जो x है ये बेसिकली ये वाला x है, ये वाला x नहीं है। ये चीज याद रखिएगा कि इस x का स्कोप ये इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, जबकि इस x का स्कोप यहां से लेकर यहां तक है। तो अब ये जो x की वैल्यू इस x को साइन हुई, इस x की वैल्यू में से 1 माइनस हुआ और इसी x की वैल्यू में से 1 प्लस हुआ है। अब यहां पर x माइनस माइनस तो नहीं ना उसने किया कि जो x की अपनी वैल्यू ही जो वो चेंज हो जाए।
ये तो उसने जो x की वैल्यू आपने पास की, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर 5 लिखा, तो वही 5 जो है वो यहाँ पर इस फंक्शन को पास हो गया, वही 5 जो वो इस x के अंदर आ गया। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, x माइनस 1, तो 5 माइनस 1 p की क्या वैल्यू आ गई 4। x के अंदर तो 5 ही है ना, x की वैल्यू तो अपडेट नहीं हुई ना। इसने x प्लस 1 कहा तो x के अंदर तो 5 ही है, 5 प्लस 1 तो 6 आ गया। तो ये प्रीवियस नंबर हो गया और ये नेक्स्ट नंबर हो गया। तो फिर ये दोनों जो मैसेज दे दिए कि ये प्रीवियस नंबर है और ये नेक्स्ट नंबर है, और उसके बाद कंट्रोल ये एग्जीक्यूट होने के बाद गेट करेक्ट पे आके एंड हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है वो फैक्टोरियल का जो वो किया गया है। फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है, आप एक नंबर इनपुट करते हैं और उस नंबर के जितने प्रीवियस नंबर्स होते हैं 1 तक, वो सारे जो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। तो हमने फैक्टोरियल के नाम से एक जो वो फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक n जो वो पैरामीटर जो वो इंटीजर टाइप का उसको पास कर दिया। हम मेन फंक्शन के अंदर एक जो num के नाम से जो हमने वेरिएबल लिया है और एंटर नंबर यूजर को मैसेज किया है, हमने नंबर के अंदर जो वैल्यू इनपुट की और वही नंबर की जो वैल्यू थी वो हमने उस फंक्शन को पास कर दी। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो num की वैल्यू है वो ये जो फॉर्मल पैरामीटर है हमारे पास n, इसको जो वो पास कर दी जाएगी। उसके बाद फिर जो फैक्टोरियल की आपने वर्किंग उस चैप्टर में की थी, लूप वाले चैप्टर में, वही वर्किंग जो यहाँ पर कर दी है। लॉन्ग फैक्ट के नाम से जो हमने एक वेरिएबल लिया है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन होनी है इसलिए जो इंटीजर नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, और हो सकता है कि जो जवाब है वो 32,000 से ज्यादा आ जाए, इसी इसकी टाइप लॉन्ग ली गई है। फैक्ट इक्वल टू 1 के इक्वल कहा है, ये हमने आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो 1 होती है वो आइडेंटिटी होती है, यानी ये वो वैल्यू है जो कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो जवाब वही आता है। तो फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई के साथ जो ये यहाँ पर आई की वैल्यू जो वो 1 से स्टार्ट हो रही और लेस देन और इक्वल टू n तक जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर इनपुट करते हैं n, और n के अंदर अगर मिसाल के तौर पे आप 4 इनपुट करते हैं, जैसा कि यहां पर जो 4 ही इनपुट किया गया है, तो एक्चुअली क्या होगा, ये लूप लगना है लेस देन और इक्वल टू 4 तक, तो ये 1 से शुरू होगा। तो यहां पर फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। अब जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर क्या हो जाएगा, फैक्ट के अंदर क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1, तो फैक्ट के अंदर क्या आ गया 1। उसके बाद क्या होना है, फैक्ट मल्टीप्लाई आई फिर होना है, लेकिन जब आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट के अंदर क्या था 1 था, 1 मल्टीप्लाई और अब आई के अंदर क्या है 2 है, तो यहां पर क्या जवाब आ जाएगा 2। फिर इसी तरह से यही वर्किंग जो यहां पर रिपीट होनी है जब तक कि हमारे पास आई की वैल्यू जो वो 4 नहीं हो जाती। तो आप ये देखें कि फैक्ट के अंदर एक्चुअली क्या है, फैक्ट के अंदर 2 है और आई के अंदर क्या है, आई के अंदर 3 है, तो यहां पर क्या आ गया 6 आ गया। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जानी है 4, फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 6 और अब इसकी वैल्यू क्या है 4, तो जवाब यहां पर आ गया 4। तो 4 के बाद तो जो फिर लूप नहीं चलना ना, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये फैक्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये जस्ट 4 टाइम ही चलेगा क्योंकि हमने नंबर 4 इनपुट किया। फिर उसके बाद ये लाइन जो वो लिखी जाएगी फैक्टोरियल ऑफ n की जगह पर जो वो 4 आ जाएगा इज, और आगे फैक्ट के अंदर जो 24 है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा गेट क्रेडिट पे आ जाएगा और फिर ये जो हमारा फंक्शन है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फैक्टोरियल की वर्किंग है वो एग्जीक्यूट होगी। मैंने आपको थोड़ी सी रिमाइंड करवा दी है, एक्चुअली ये आपकी जो वही प्रीवियस वर्किंग थी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपकी मैंने थोड़ी सी लॉजिक जो वो चेक करनी है
कि आपको ये प्रोग्राम जो वो कितना समझ में आया है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम का कोड है उसमें वो आपको क्या जो वो डिस्प्ले क्या करवाना चाह रहा है, वो कहता है कि आपने एक नंबर इनपुट करना है और जो प्रोग्राम है उस नंबर की आपको नेचर बताएगा। वो नेचर क्या होगी, वो कहता है कि क्या नंबर जो वो प्राइम नंबर है या वो इवन नंबर है या वो ऑड नंबर है। लेकिन यहां पर एक्चुअली प्रोग्राम की आउटपुट आपको कुछ इस तरह से मिल रही है कि पहली उसने कंडीशन लगाई जिसमें वो कहता है कि इज अ प्राइम इवन नंबर। हमारे पास जो इवन नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे तकसीम हो जाते हैं। फिर ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे तकसीम नहीं होते। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने अलावा किसी और नंबर पर तकसीम नहीं होते, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने अलावा भी किसी दूसरे नंबर पर तकसीम हो जाते हैं। ये 4 कैटेगरीज बन जाती है हमारे पास। एक तो ये कि जो नंबर है वो इवन नंबर है, क्या वो इवन प्राइम नंबर है। यहां पर देखें कि ये जो इवन प्राइम है ना, बेसिकली वो एक ही नंबर है और वो है 2। यानी ये नंबर जो है ये एक तो इवन है और दूसरा ये नंबर प्राइम है। यानी ये जो 2 है ये अपने अलावा किसी और पे जो तकसीम भी नहीं होता और ये इवन नंबर भी है। 2, 4, 8, 6 ये सारे इवन नंबर्स है ना। इसलिए अगर हम यहां पर 2 लिखते हैं तो हमें वो मैसेज दे कि ये एक प्राइम इवन नंबर है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आप यहां पर 3 एंटर करते हैं तो आपको वो ये मैसेज देगा कि ये एक ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी, ये जो 3 है, यानी 3 जो है ये है तो ऑड, लेकिन ऑड होने के साथ साथ ये प्राइम नंबर भी है, यानी अपने अलावा किसी और नंबर पे ये तकसीम नहीं होता। फिर इसी तरह से जो 5 है ये भी ऑड है लेकिन ये प्राइम भी है कि ये अपने अलावा किसी और पे तकसीम नहीं होता। तो ये जितनी भी नंबर्स यहाँ पर लिखे गए ये सारी एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपको बताए हैं, ताकि आप जब इसका कोड लिखें तो आप ये इनपुट करके चेक करें कि क्या ये इन नंबर्स का सही आपको जवाब देता है कि नहीं देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि कुछ ऐसे हमारे पास नंबर्स होते हैं जो कि इवन नंबर्स तो होते हैं लेकिन वो प्राइम नहीं होते। मिसाल के तौर पे जैसे 4 है, तो ये जो 4 है ये बेसिकली एक कंपोजिट नंबर है लेकिन ये इवन भी है। तो अगर हम 4 लिखें तो हमें ये मैसेज मिलना चाहिए कि ये जो 4 है ये इज ओनली एन इवन नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, कि ये इवन नंबर है, खाली इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये कोई ऑड नंबर है लेकिन ये प्राइम नहीं है। अब ये जैसे 9 है तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, आपको पता है। लिहाजा ये 4 हमारे पास कैटेगरीज बन जाती हैं कि जो प्राइम इवन नंबर्स हैं, प्राइम ऑड नंबर्स हैं, फिर इवन नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नहीं है, और इस तरह से ऑड नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर्स हैं, आपने उन एरर्स को फाइंड आउट करना है। ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने उन एरर्स को फाइंड आउट करना है और इसका कोड करेक्ट करना है कि हम अगर इन नंबर्स में से कोई नंबर इनपुट करें तो हमें वो नंबर जो वो मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट वो जो मैसेज है वो हमें मिलना चाहिए। मैं अगर 2 एंटर करूं तो मुझे वो बताए कि इज अ प्राइम इवन नंबर। अगर मैं इन नंबर्स में से कोई नंबर एंटर करूं तो वो मुझे बताए कि इज अ ऑड प्राइम नंबर। अगर इनमें से कोई नंबर इनपुट करूं तो वो मुझे बताए कि इज ओनली एन इवन नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर ये मैं यहां पर मेंशन करूं, ये इनमें से कोई नंबर दूं तो वो बताए कि 9 इज ओनली एन ऑड नंबर नॉट प्राइम नंबर। तो ये आपने इसको करेक्ट करके मुझे जो ये भेजना है, इसका कोड भेजना है और उसकी आउटपुट जो वो आपने मुझे भेजनी है। ये सीपीपी फाइल आपने मुझे भेजनी है, आपने कोई पीडीएफ नहीं भेजनी। सीपीपी फाइल आप मुझे भेजेंगे और अपने प्रोग्राम की आउटपुट आप मुझे भेजेंगे। तो ये जो वर्किंग है ये आपने जो वो खुद समझनी है कि प्राइम नंबर किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये प्राइम नंबर का को कैलकुलेट करने का ये कोड है।
थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखें 2 से स्टार्ट किया उसने और जहां तक हमारा नंबर इनपुट हुआ है वहां तक वो गया है और ईच टाइम वो क्या करता है, वो उसको जो हमारे नंबर को आई की वैल्यू से डिवाइड करके देखता है कि अगर तो जवाब 0 आ जाता है तो फिर इसका मतलब प्राइम नंबर है, अगर जवाब 0 नहीं आता तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो सी के अंदर उसने 0 स्टोर किया हुआ है और वो कहता है कि अगर तो वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सी के अंदर 1 आ जाएगा। तो यहां पर ये देखें ये दो कंडीशंस लगी हुई हैं कि सी की वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये चीजें हैं तो फिर जो ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्ले कर दी जाए। तो स्टूडेंट्स ये लॉजिक जो है वो आपने अपनी बनानी है, आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, आप इसको सॉल्व करना शुरू करें कि ये किस तरह से 2 एंटर किया तो 2 एंटर करने के बाद कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, 3 एंटर किया तो आप कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, 4 एंटर किया तो आप कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, 9 एंटर किया तो आप कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये चीज जो हुई है आपने इसको करेक्ट करके तो मुझे भेजना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है कि हमने ये एग्जांपल पहले भी जो वो पढ़ी थी कि हम एक नंबर इनपुट, 2 नंबर्स इनपुट करेंगे और एक हम ऑपरेटर इनपुट करेंगे और वो जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के मुताबिक जो वो उन दोनों नंबर्स को ऑपरेट किया जाएगा। तो इसके लिए हमने ये एक फंक्शन बनाया है कॉल का, बेसिकली कैलकुलेटर के नाम से ये फंक्शन जो बनाया गया है, इंटीजर ए, इंटीजर बी और कैरेक्टर ओपी यानी ऑपरेटर। उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई, फिर उसके बाद जो सी का वेरिएबल लिया है ऑपरेटर इनपुट करने के लिए। तो यहां पर देखें एंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर कि पहले आपने वैल्यू देनी है, फिर उसके बाद आपने ऑपरेटर लिखना है और फिर आपने दूसरा नंबर देना है। उसके बाद यही जो वैल्यूज थी ये हमने अपने फंक्शन को पास कर दी है। देखें पहले इंटीजर ए था तो ए को हमने ये एक्स ए को स्टोर कर दिया, ये वाई जो है ये बी को स्टोर कर दिया और ये जो सी था ये ओपी को स्टोर कर दिया। ये इस तरह से यहां पर इनपुट हमने इस सीक्वेंस के साथ नहीं ली। स्टूडेंट्स इनपुट हमारी मर्जी है, हम जैसे मर्जी ले, हम पहले करैक्टर ले सकते हैं, बाद में एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर हमने इसको उसी तरतीब के साथ उसी सीक्वेंस के साथ पास करना है जिस सीक्वेंस के साथ यहां पर डेटा टाइप्स मेंशन की गई हैं। अगर करैक्टर ओपी पहले होता तो मैं यहां पर पहले सी पास कर देता, ए और बी को बाद में पास कर देता। तो जो आपने तरतीब यहां रखनी है उसी तरतीब से आपने इन वेरिएबल्स को पास करना है। अब ये जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं ये फॉर्मल पैरामीटर्स को जो पास हो जाते हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर वही है जो आप पहले भी जो पढ़ चुके हैं कि स्टेटमेंट लगाई गई है कि अगर ओपी के अंदर जो वो प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो वो सारी वर्किंग जो आप पहले भी कर चुके हैं वही सारी वर्किंग जो यहाँ पर उसने रिपीट की है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक और जो वो प्रोग्राम जो वो बनाया गया है जिसके अंदर वो कहता है कि आपने एक करैक्टर इनपुट करना है और एक आपने इंटीजर यानी कि नंबर इनपुट करना है। ये तकरीबन वही प्रोग्राम है जो मैं आपको एग्जांपल्स जो पहले भी पढ़ा चुका हूं, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो एंड लाइन को यूज नहीं था किया तो हमारा जो करैक्टर था वो एक ही लाइन के अंदर जो वो आ रहा था। यहाँ पर बेसिकली उसने एक शेप जो वो बना दी है, एक स्क्वायर शेप जो वो बनाना चाह रहा है। तो दो जो वो उसने नेस्टेड लूप जो वो यूज किया है उसने। अब ये देखें कि आपने एक नंबर जो वो इनपुट करना है कि कितनी दफा जो वो ये हमारे पास जो करैक्टर्स हैं वो कितने जो वो शो हो, कितने बाय कितने के अंदर जो वो शो हो। 3 अगर एंटर कर दिया तो 3/3 के ब्लॉक के अंदर ये लेटर्स शो होंगे। करैक्टर आपने इनपुट कर दिया, वही नाम और करैक्टर जो वो फिर जो हमारी शेप का फंक्शन है n और c इसको जो वो पास हो जाता है। और जो n की वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर पहले लूप के अंदर रखी गई है कि i = 1, i <= n और i++। और इसी तरह से फिर उसके बाद j के लूप को जो वो यूज कर लिया गया कि j = 1,
j लेस देन और इक्वल टू n और j प्लस प्लस, और c की वैल्यू जो हो यहाँ पर प्रिंट आउट कर दो। और उसके बाद जो वो अब एक दफा ये वाला j का लूप जो वो चलेगा, और एक दफा चलने के बाद 3 टाइम ये चलने के बाद फिर लूप जो हो, जब i वाला लूप चलेगा तो ये एंड लाइन हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर आगे चल के j का लूप जो वो 3 दफा चलेगा, फिर उसके बाद जो i की वैल्यू यहाँ पर 2 से 3 हो जाएगी, और फिर ये एंड लाइन होगा, और अगला j का लूप है वो 3 टाइम। तो इस तरह से जो भी हम उसको जो वो नंबर्स देंगे वो नंबर्स वो यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो आज का लास्ट टॉपिक है, वो है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? पास बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि हम जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनकी कॉपी नहीं जो वो फॉर्मल पैरामीटर्स को मिल रही, बल्कि क्या मिल रहा है, उनका एड्रेस मिल रहा है। यानी जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस है वही एड्रेस जो वो फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन कर दिया जाता है, और एक्चुअली जो फॉर्मल पैरामीटर होता है वो और जो एक्चुअल पैरामीटर वो होता है, ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को जो वो शो कर रहे होते हैं। तो यहां पर ये देखें, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन विच द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर is passed to the called function is known as pass by reference. The formal parameter is not created separately in the memory. कि जो फॉर्मल पैरामीटर है और जो एक्चुअल पैरामीटर है, ये देखें ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है, और इसके अंदर ये दोनों जो वो एक ही मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा वो कहता है कि फॉर्मल पैरामीटर बिकम अ सेकंड नेम ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। यानी पास बाय रेफरेंस के अंदर जो फॉर्मल पैरामीटर होता है वो एक्चुअली एक्चुअल पैरामीटर का सेकंड नेम होता है, क्योंकि ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो कहता है कि एक ही जो सिंगल मेमोरी जो दोनों जो शेयर करते हैं, और अलग अलग जो वो मेमोरी लोकेशंस क्रिएट नहीं की जाती, इसलिए वो कहता है कि ये जो पास बाय रेफरेंस होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, उसमें मेमोरी जो वो कम जो यूटिलाइज होती है, तो इसलिए जो इसको प्रेफर किया जाता है। तो वो कहता है इफ द कॉल्ड फंक्शन मेक एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर। अब यहां पर देखें, चूंकि फॉर्मल पैरामीटर और जो एक्चुअल पैरामीटर है ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने यहां पर इंटीजर n लिया, और इसी n का जो एड्रेस था बेसिकली वो आपने इसको पास कर दिया, तो ये एक्चुअली इस n के एड्रेस को ही जो वो शो कर रहा है। आपने यहां पर सिर्फ ये लगाना है कि ये जो एड्रेस ऑपरेटर है वो आपने यहां पर ऐड करना है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, और जब आप डेफिनेशन फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो आपने अपने इस पैरामीटर के साथ एंड ऑपरेटर, बेसिकली ये एंड नहीं है, इसको एड्रेस ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। तो ये एड्रेस ऑफ नम बेसिकली यहां पर लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो n का एड्रेस होता है वो बेसिकली यहां पर स्टोर हो जाता है, तो ये जो नम है वो बेसिकली n के एड्रेस को ही जो रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये यहाँ पर पता चल जाएगा, ये देखिए एरो साइन जो है ये इन दोनों, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये सेम ही मेमोरी लोकेशन को शो कर रहे हैं। लिहाजा अब वो कहता है कि चूंकि n भी इसी को शो कर रहा है और num भी इसी को शो कर रहा है, तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर num इक्वल टू कुछ और लिख दूं तो एक्चुअली num चूंकि ये इसी n को शो कर रहा है, इसी n के एड्रेस को शो कर रहा है ना, तो यहां पर जब वैल्यू चेंज होनी है तो फिर साथ ही n की वैल्यू भी चेंज हो जानी है। जो पास बाय वैल्यू थी उसमें n का वेरिएबल और था, और जो हमारे पास जो num का वेरिएबल था वो और था। अगर हम इसको पास बाय वैल्यू के साथ करें तो num के अंदर हम जो भी चेंज करेंगे वो n के अंदर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर चूंकि दोनों फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स सेम मेमोरी लोकेशन को शो कर रहे हैं, इससे अगर मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर जो मैंने एक्चुअल पैरामीटर इसको पास किया उसकी वैल्यू अगर मैं अपने इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर चेंज करता हूं, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू ही चेंज करता हूं, तो उसकी चेंज करने से ये जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है चूंकि दोनों सेम है, इसी वो भी जो वो साथ ही चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो वो आपने ये देखें, ये एग्जांपल है इसकी कि आपने स्वैप के नाम से एक जो वो फंक्शन बनाया है, और आपने यहाँ पर जो हम पहले जो एग्जांपल पढ़ी थी हमने उसमें क्या किया था
कि हम सिंपल x और y लिखते थे, अब यहां पर क्या किया है, इंटीजर एड्रेस ऑफ x कामा इंटीजर एड्रेस ऑफ y, यानी x वेरिएबल का एड्रेस और y वेरिएबल का एड्रेस, ये हम अपने फंक्शन को पास करेंगे। तो अब ये देखिए मेन फंक्शन के अंदर जो हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं a और b, हमने पहले a में वैल्यू इनपुट की, फिर उसके बाद b के अंदर वैल्यू इनपुट की, और उसके बाद हमने कहा कि वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू शो करवा दी और b की वैल्यू शो करवा दी, और फिर हमने ये स्वैप का जो फंक्शन था वो हमने जो यहाँ पर कॉल कर लिया, और यहाँ पर ये जो a और b हमने जो पास किए, एक्चुअली a का एड्रेस x को जो पास हो जाना है और b का एड्रेस y को पास हो जाना है। तो a और b और x और y ये दोनों, a x को रिप्रेजेंट कर रहा है और b y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों सेम ही जो मेमोरी लोकेशंस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या किया गया, आपको पता है स्वैपिंग का कोड आपको आता है, ये t जो टेम्परेरी वेरिएबल एक लिया गया, पहले x की वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर ली गई, फिर x के अंदर जो y की वैल्यू स्टोर कर ली गई, और फिर y के अंदर जो वो t की वैल्यू स्टोर कर ली गई, और उसके बाद जो वो फिर ये यहाँ पर जो वो क्या कर दिया कि हमने a और b की वैल्यू यहाँ पर देखिए, और कोई हमने आउटपुट जो हो उसको मैसेज नहीं दिया, पहले हम यहाँ पर आउटपुट मैसेज देते थे। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि x और y की वैल्यूज जब चेंज होंगी तो एक्चुअली a और b की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि x a को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और y b को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस को जो वो शो कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहां पर कोई भी आउटपुट मैसेज जो वो नहीं दिया, जो आउटपुट मैसेज हमने दिया है वो हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर दिया है, और हमने a और b को जो यहाँ पर लिखा है कि a की वैल्यू देखें, हमने चेंज तो यहाँ पर x की वैल्यू की थी, लेकिन एक्चुअली क्या चेंज हुआ है, वो a की वैल्यू चेंज हुई है। यहाँ y की वैल्यू चेंज की थी, एक्चुअली किसकी वैल्यू चेंज हुई है, b की वैल्यू चेंज हुई, क्योंकि x a की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो b की मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा इनकी वैल्यूज जब आपस में स्वैप होनी है तो एक्चुअली ये इन दोनों की मेमोरी लोकेशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली इनकी ही वैल्यूज जो वो आपस में स्वैप हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये देखें, ये जब a और b की वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाया तो ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो चुकी हुई है। उसके बाद इनमें डिफरेंस जो वो आ जाता है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में देखें वो कहता है कि सेल कॉल बाय वैल्यू passes a value of the actual parameter, कि जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है वो जो वो पास की जाती है कॉल बाय वैल्यू के अंदर, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस है वो फॉर्मल पैरामीटर को असाइन कर दिया जाता है। तो एक्चुअली फिर जो फॉर्मल पैरामीटर है वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर का ही एड्रेस होता है। फिर उसके बाद दूसरा उसने बताया कि जो एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स हैं रेफर्स टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर ये दोनों एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये सेम मेमोरी को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज हो तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। अगर फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू हम चेंज कर दें तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यहां पर जो कॉल बाय रेफरेंस है उसमें वो कहता है कि जैसा कि हमने यहां पर ऊपर एग्जांपल पढ़ी है कि चेंज तो हमने एक्स और वाई की यानी फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यूज की थी, लेकिन चूंकि ये सेम मेमोरी लोकेशन को शो करते हैं लिहाजा साथ ही क्या हो गया, जो एक्चुअल पैरामीटर थी उनकी वैल्यू भी चेंज हो गई। उसके बाद इसके बेनिफिट बताए गए हैं कि ये मेमोरी जो वो ज्यादा लेता है, कॉल बाय वैल्यू में दो अलग-अलग एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर दोनों जो मेमोरी के अंदर अलग-अलग जो डिफाइन होते हैं और उन दोनों के अंदर वैल्यूज भी सेम होती हैं, जबकि यहाँ पर लेस मेमोरी यूज की जाती है और दोनों एक दूसरे की लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कॉल बाय वैल्यू जो है वो लेस एफिशिएंट है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन का, ये हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर में जो वो पढ़ेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल है
कि कॉल बाय रेफरेंस को आपने किस तरह से यूज करना है। स्टूडेंट्स अभी भी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई है, मैं यहाँ पर यही एग्जांपल जो है वो कॉल बाय रेफरेंस के साथ कर रहा हूँ। अभी ये कॉल बाय वैल्यू के साथ हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं कॉल बाय रेफरेंस के साथ कर रहा हूँ। तो देखिए चेंज क्या आपने करना है, यहाँ पर ही देखें आपने जो डेटा टाइप्स मेंशन किया है, तो यहाँ पर जब हमने डेटा टाइप मेंशन की तो हमने एड्रेस ऑपरेटर जो साथ में मेंशन कर देना है। और बाकी कॉलिंग फंक्शन के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, देखिए करेक्टर और नम, और यहाँ पर क्या गया करेक्टर और नम, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेशन में जब आपने कॉल बाय रेफरेंस करना है तो आपने डिक्लेरेशन के अंदर जो चेंज करना है, आपने यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगाना है। अगर आप यहाँ पर पैरामीटर का नाम मेंशन करना चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये देखें जैसे यहाँ पर मैंने किया है, और यहाँ पर जो हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखी थी तो इसके अंदर क्या था, हमने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया था। यहाँ पर जो हमने क्या किया, हमने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया। अब इसमें और उसमें क्या है कि इसमें ये जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली एनी वेरिएबल्स को जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो सी की वैल्यू, सी का जो वेरिएबल है और ये जो सी एच का वेरिएबल है ये सेम मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, और नम और जो एन का वेरिएबल है ये सेम मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा सेम मेमोरी को चूंकि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए अगर हम यहां पर सी की वैल्यू चेंज करते हैं तो यहां पर नम की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर इस लाइन को यहां से रिमूव कर देता हूं क्योंकि इसकी यहां पर जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मैं एंड लाइन करने के बाद, ये लूप एग्जीक्यूट करने के बाद मैं सी की वैल्यू चेंज कर देता हूं। मैं कह देता हूं कि सी इज इक्वल टू डैश के बराबर है और n इक्वल टू 50 के बराबर है, यानी ये c और n की वैल्यूज मैंने क्या कर दी है, मैंने चेंज कर दी है। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये जो ch और num की वैल्यूज होंगी ना, एक्चुअली वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ch की मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो num की मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने जो इनपुट यहां पर करना है वो मैंने डैश और 50 नहीं इनपुट करना, मैं कोई और नंबर्स कोई और कैरेक्टर जो यहां पर जो मेंशन करूंगा, ताकि आपको पता चले कि देखें कि जब फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन कॉल होने के बाद उसने ये लेटर्स प्रिंट आउट करवाए, और प्रिंट आउट करवाने के बाद क्या किया कि उसने सी की वैल्यू चेंज की, तो एक्चुअली इस सी एच की वैल्यू ही यहां पर चेंज होगी। देखिए मैं यहां पर सी आउट में कहता हूं कि आफ्टर कॉलिंग फंक्शन द वैल्यू ऑफ द करेक्टर वैल्यू कर लें, वैल्यू इज, और फिर उसके बाद मैंने सी एच ही लिखा है यहां पर, और फिर उसके बाद इसी लाइन को मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर करेक्टर वैल्यू की बजाय नम वैल्यू, और यहां पर मैं लिख देता हूं नम। अब देखें मैं इसको रन करता हूं, और रन करने के बाद आप देखेंगे, अच्छा जी यहां पर ये चूंकि सिंगल लेटर है इसलिए आपने सिंगल कोट्स लगाने हैं। आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास तो इसलिए लगाते हैं कि जब एक से ज्यादा लेटर्स होते हैं। अब ये देखें करेक्टर इनपुट करने के लिए कहा गया, मैं उसको बता देता हूं जी सी एच के अंदर ये वाला करेक्टर है। एक्चुअली जब ये फंक्शन कॉल होना है यहां पर, देखिए सी एच के अंदर तो ये लेटर आ गया, उसके बाद उसने कहा रेपिटेशन कितनी दफा करना चाहते हैं, मैं उसको बताता हूं कि 30 टाइम जो रेपिटेशन करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर ये क्या हुआ कि सी एच के अंदर एक्सपोनेंट लेटर चला गया और नम के अंदर 30 चला गया। ये सी एच का जो एड्रेस था
वो सी का बेसिकली जो एड्रेस है वो CH का ही एड्रेस है और N का जो एड्रेस है वो num का ही एड्रेस है। यानी मेमोरी के अंदर जो हमारी वैल्यूज ये दोनों स्टोर हैं, ये दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये इन्हीं की मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी CH की और num की। तो अब फंक्शन यहां पर कॉलन है, तो फंक्शन ने पहले ये 1 से स्टार्ट करना है और ये n की वैल्यू 30 है तो 30 टाइम ये लूप लगाना है और ये जो करैक्टर है ये इसको प्रिंट आउट करना है। उसके बाद उसने क्या करना है कि यही c की वैल्यू जो कि CH को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके अंदर मैंने ये लेटर स्टोर किया था, जो मैंने इनपुट किया था, उसकी जगह क्या कर देना है माइनस, और जहां मैंने 30 स्टोर किया था num में, उसकी जगह पर इसने क्या स्टोर कर देना है 50। और फिर जब हम इसको फंक्शन को कॉल करने के बाद एंड लाइन के बाद जब हम यहाँ पर वापस आएंगे तो वापस आने के बाद हमें ये दो लाइनें जो वो एक ही लाइन के अंदर जो लिखी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ जो मैंने एंड लाइन नहीं लगाया है। तो ये देखें ये लाइन जो प्रिंट आउट हुई, उसके बाद उसने कहा आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन द करेक्टर वैल्यू इज डैश, ये जो डैश की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई। आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन ऑफ द num वैल्यू इज 50, यानी ये जो CH और num की वैल्यू थी वो चेंज तो मैंने यहाँ पर C और N की, चूंकि ये दोनों इन्हीं की मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहां पर वही बात आपको मैं समझा रहा था कि कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, लेकिन कॉल बाय वैल्यू के अंदर इस तरह से नहीं होता। उसमें जो हमारी CH की और num की वैल्यू रहनी वो सेपरेट रहनी और जो C और N की जो वैल्यू है वो अलग से रहनी। मैं यहां पर /n लगा देता हूं, /n, ताकि ये दोनों हमें नजर आए। अब स्टूडेंट्स यही जो प्रोग्राम है ये मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर कॉल बाय वैल्यू के साथ करना है, देखें क्या चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया कि आपने ये जो एंड साइन है ये आपने खत्म कर देना है और यहां पर जो एंड साइन है वो हम खत्म कर देते हैं। खत्म करने से क्या होगा कि अब ये जो C और N है ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होगा और CH और num जो है ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होगा। देखिए मैंने यहां पर CH और C और N की वैल्यू चेंज की तो C और N की वैल्यू ही चेंज होनी, CH और num की वैल्यू में कोई जो वो चेंज नहीं आना। ये देखें या आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लें और एग्जीक्यूट करने के बाद आप ये देखें मैंने उसको बताया है कि ये, और उसके बाद मैंने उसको बताया है 30। तो ये फंक्शन कॉल के बाद आपको जो उसने आउटपुट देनी है ना, यहां पर पिछले प्रोग्राम की तो आउटपुट में आपको ये दोनों चीजें नजर आई थी, लेकिन इस प्रोग्राम की आउटपुट में आपको यही दो चीजें नजर आएंगी। ये देखें उसने 30 टाइम एग्जीक्यूट कर दिया और उसने कहा कि आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन द करेक्टर वैल्यू इज दिस, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन द num वैल्यू इज दिस। यानी यहां पर देखें कॉल बाय वैल्यू में जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर यह था कि जब हमने उसको रन किया था तो मैंने उसको कहा था कि ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है और ये 30 है। तो फंक्शन कॉल करने के बाद क्या हुआ कि फंक्शन कॉल करने के बाद जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स थे वो भी साथ में यहां पर चेंज हो चुके थे, क्योंकि दोनों ये सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपोनेंट ऑपरेटर और मैंने उसको बताया कि ये 30। ये देखें अब ये चेंज हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स बताने का मकसद आपको ये था कि जो एक्चुअल और जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जब हमने जब कॉल बाय वैल्यू को स्टडी किया था तो कॉल बाय वैल्यू की जो उसने पिक्चर यहां पर ड्रा की थी उसको अगर आप देखें तो उसमें ये देखें मैंने आपको बताया था ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं,
ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो मैंने यहां पर इस फंक्शन के अंदर नम की वैल्यू चेंज की थी, तो नम की वैल्यू ही चेंज होनी है, एन की वैल्यू यहां पर चेंज नहीं होनी है, क्योंकि नम अलग मेमोरी लोकेशन को शो करता है, एन अलग मेमोरी लोकेशन को शो करता है जब हम कॉल बाय वैल्यू को यूज करते हैं। लेकिन जब हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हैं तो उसमें ये दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये एक ही मेमोरी लोकेशन को शो करते हैं। लिहाजा अब अगर यहां पर मैं नम की वैल्यू चेंज करूंगा तो डेफिनेटली एन भी चूंकि नम की ही मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा है तो एन की वैल्यू भी यहां पर फिर चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर जो हमारे कॉल बाय रेफरेंस था उसमें मैंने सी और एन की वैल्यू चेंज की, लेकिन एक्चुअली सी एच और नम की वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन जब हमने इसको कॉल बाय वैल्यू के अंदर किया तो फिर हमारे सी एच और नम की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा जब हमने अपने फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज किया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें प्रैक्टिस से आपको आएंगी। मैं बार बार प्रैक्टिस पे जोर देता हूं कि आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो और आपकी लॉजिक डेवलप हो। इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।